हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे आप सब? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज टाइट्रेशन को एक बार रिपीट करने जा रहा हूं। रिडॉक्स टाइट्रेशन, यदि आप 11th क्लास के हैं तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन को मैंने वीडियो बनाया, उसको प्लेलिस्ट में डाल दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। आज रिडॉक्स टाइट्रेशन जो 12th में है, और रिडॉक्स टाइट्रेशन में केमनोफोर वर्सेस मोहर साल्ट, यानी मोहर साल्ट का नोन सोल्यूशन रहेगा और केमनोफोर का आपको डिटरमाइन करना रहेगा क्या, मोलरिटी और स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब सांद्रता, मोलरिटी तो जानते ही मोलरता। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन में किसका रिडक्शन होता है, किसका ऑक्सीडेशन होता है? थ्योरेटिकली आप जानते होंगे कि मोहर साल्ट का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। केमनोफोर का क्या होता है, रिडक्शन होता है। किसमें होता है? जब आप आयनिक रिएक्शन लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर गेन और लॉस होता है। तो आज हम प्रोसीजर आपको बताने वाले हैं टाइट्रेशन के, वो भी रिडॉक्स के। रिडॉक्स में भी कौन सा? मोहर वर्सेस केमनोफोर। तो ब्यूरेट में क्या लेना है? केमनोफोर लेना है। ठीक है, तो आवश्यक सामग्री बता दें जल्दी से। तो सबसे पहले क्या चाहिए? मोहर साल्ट का साल्ट चाहिए, मोहर साल्ट कंपाउंड। इसका केमिकल फार्मूला मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वॉच ग्लास, केमिकल बैलेंस के केमिकल बैलेंस नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ठीक है, क्योंकि केमिकल बैलेंस में थोड़ा समय लगता है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे वे कर लिए हैं। उसके बाद डाइल्यूट H2SO4, वॉश बॉटल जिसमें डिस्टिल वाटर है, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ये 100 ml में बनाया हूँ। M/20 का 100 ml मानक विलयन बनाया हूँ मोहर साल्ट का। 100 ml M/20 मोलरता का मानक विलयन बनाकर मैं इसकी सहायता से दिए गए केमनोफोर की मोलरता और सांद्रता ज्ञात करने जा रहा हूँ, वो भी टाइट्रेशन मेथड से, ठीक है ना। यही ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद क्या चाहिए? रेजन बॉटल। इस जो सोल्यूशन मैंने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क बनाया, इसको क्या कर लेंगे? इसमें ट्रांसफर, रेजन बॉटल में ट्रांसफर कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि पिपेट आउट करना वहां से आसान हो जाता है। तो पिपेट चाहिए। पिपेट कितने ml का मैंने लिया है? 10 ml का, ठीक है ना। 10 ml का पिपेट यहाँ निशान तक खींचते हैं, ये आपको पता ही है। मैंने आपको ऑपरेटर्स का नाम और उसके काम बता चुका हूँ। फिर कोनिकल फ्लास्क, फनल, ब्यूरेट, ब्यूरेट स्टैंड और केमनोफोर सोल्यूशन, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट ट्यूब की सहायता भी चाहिए, टेस्ट ट्यूब और टेस्ट ट्यूब स्टैंड, ठीक है। ये हो गया आपका ऑपरेटर्स। अब कैसे करते हैं, चलिए करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया है? वे करके, यानी तौल कर वॉच ग्लास में हमने मानक विलयन बना लिया है। अब इसको पिपेट आउट करने के लिए आसान हो, इसलिए हम इस जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का सोल्यूशन है मानक विलयन मोहर साल्ट का, उसको हम रेजन बॉटल में क्या कर लेंगे? फनल की सहायता से ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है। इसको इसमें ट्रांसफर क्यों कर लेते हैं? क्योंकि मैंने कल बताया था आपको कि इसमें से पिपेट आउट करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है, क्योंकि सेक भी कर पाएंगे और पिपेट भी अच्छे तरह से कर पाएंगे। इसलिए हम इसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में पिपेट आउट ना कर हम मानक विलयन बनाकर रेजन बॉटल में ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है। यदि रेजन बॉटल ना भी हो तो बीकर में ट्रांसफर कर लीजिए ताकि पिपेट आउट करना आसान हो, ठीक है। तो अब हमने रेजन बॉटल में ट्रांसफर कर लिया। अब इसको क्या कर लेंगे? सेक, होमोजीनियस सोल्यूशन बन चुका है। अब इसको पिपेट आउट करने से पहले थोड़ा सा खींच के इसको रिंज कर लेंगे, और केमनोफोर इसमें भरने से पहले ब्यूरेट को भी रिंज कर लेंगे। देखिए, दो चीज़ों को रिंज यानी खंगालना आवश्यक होता है। प्रिकॉशन लेना होता है लैब में, लिखने की आवश्यकता तो नहीं होती, लेकिन लिखना चाहिए यदि आपके टीचर कहते हैं तो ये क्या है? पिपेट। तो इसको भी क्या करना है? रिंज करना है। तो क्या करना है? थोड़ा सा सोल्यूशन को क्या करना है? शक करना है। और शक करने के बाद इसमें जो सोल्यूशन आ गया है उसको ऐसे रोल करना है कि ये पूरी तरह से इसके अंदर वाले वाल में क्या हो जाए? एक सरफेस बना ले, ठीक है। इस तरह से आप करके क्या कर लीजिए? इसको सिंक में फेंक दीजिए। तो ये क्या हो गया? इनर वॉल इसका एक कोटेड हो गया मोहर साल्ट सोल्यूशन का। तो आप इसको हाथ से थोड़ा दूर रखेंगे ताकि आपके हाथ से गिरे ना लगे। अब ब्यूरेट को भी क्या कर लेंगे? थोड़ा सा इसमें डालकर इसको रिंज कर लेंगे। रिंज करने के लिए आप फनल लगाएंगे, ठीक है, या निकाल लीजिए इसको। आसान से रिंज होना आसान हो जाएगा क्योंकि रोल कर लेंगे आप इसको हाथ में, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको क्या कर लेंगे? ब्यूरेट में केमनोफोर ऐसे डाल लीजिए, ठीक है, ताकि इनर वॉल जो अंदर वाला लेयर है एक इसकी लेयर चढ़ जाए, ठीक है। अब इसको क्या कर लीजिए? यहाँ से दबाकर इसके चारों तरफ ऐसे रोल कर लीजिए, ठीक है। करने के बाद थोड़ा सा इसको नोजल से निकाल भी लीजिए, ठीक है। अब फिर उसको उल्टा करके यहाँ से ऐसे निकाल लीजिए, ठीक है। अब ये क्या हो गया? पूरी तरह से रिंज हो गया। रिंज क्यों करते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि रिंज की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी इसको खंगालने की आवश्यकता क्यों पड़ती है पिपेट और ब्यूरेट को, जबकि कोनिकल फ्लास्क को हम रिंज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। अब स्टैंड को ऐसे वर्टिकल रखेंगे ताकि आपका ये जो लाइन है स्टैंड का, जो स्टैंड ये लाइन और ये ब्यूरेट दोनों क्या हो? एकदम पैरेलल हो, एकदम सीधा हो, और आपका जो रीडिंग पॉइंट है आपके सामने हो। ये 50 ml का मैंने ब्यूरेट लिया है, ठीक है। अपनी लंबाई के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे और केमनोफोर को किसकी सहायता से? फनल की सहायता से यहाँ भर लेंगे। तो भर लीजिए, मतलब आप जब करेंगे तो भरेंगे, मैं भर रहा हूँ, ठीक है। और इसको कितना लेना है? 0 तक, पूरा 0 तक कर लीजिए। उससे ज़्यादा भर कर और उसमें जो एयर बबल्स है उसको क्या कर लीजिएगा? निकाल लीजिएगा। और यहाँ पर कहीं भी गैप नहीं होना चाहिए ना एयर बबल। हाँ, यदि कलर सोल्यूशन है तो क्या लेते हैं? अपर मिनिस्कस, ऊपर वाला। ट्रांसफर सोल्यूशन होता है तो लोअर मिनिस्कस। ये केमनोफोर क्या है? कलर्ड है तो अपर मिनिस्कस लेते हैं। तो ये 0 से ऊपर है तो इसको 0 कर लेते हैं और ऐसे थोड़ा सा ठोक देंगे जिससे कि एयर बबल फट जाए और निकल जाए। और यहाँ पर कहीं भी गैप नहीं होना चाहिए, एयर बबल नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया 0 पर सेट हो गया, ठीक है। अब हम फनल को निकाल लिए हैं और
जो बचा हुआ KMnO4 उसको अलग कर लिए हैं, ठीक है ना, ब्यूरेट में, बीकर में। अब क्या करना है, पीपेट आउट करना है। क्या कैसे करना है, देखिए ये मानक विलियन 10 ml क्या कर रहा हूँ मैं, पीपेट आउट कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ, किसी फिंगर से इसको मैं होल्ड करूँगा, उसको ध्यान से देखिएगा ताकि आप जब करें लैब में तो बहुत आसानी से हो जाए। चलिए, तो ऐसे मैंने खींचा और यहाँ निशान जो है 10 ml का उसको मैंने मेंटेन करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। धीरे धीरे उंगली को ढीला करूँगा ताकि ये निशान तक आए। आप थोड़ा सा देखिएगा, ये वाइट वाला लगाया हूँ मैं निशान, ठीक है। ये देखिए, ये लोअर मेनिस्कस, ये हो गया आपका 10 ml निशान तक, ठीक है। अब इसको क्या कर लेंगे, कोनिकल फ्लास्क में, मैंने 100 ml वाला कोनिकल फ्लास्क लिया है ताकि 10 ml उसमें समझ में आए, ठीक है। ये मैंने ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। अब इसके नोजल पर 2 बूंद 3 बूंद रुक गया है तो मैं बॉटम में क्या कर रहा हूँ, 2-3 बार टच करा दे रहा हूँ, जो निकलना होगा पीपेट से निकल आएगा। अब इसको हाथ से थोड़ा दूर कर दिया ताकि मेरे हाथ से टच ना हो और ये नुकसान ना हो। अब इसमें क्या होता है, एक इंडिकेटर जरूरत होती है, लेकिन रिडॉक्स टाइट्रेशन में जब KMnO4 यूज हो रहा है तो KMnO4 एक क्या है, स्वयं सूचक है या सेल्फ इंडिकेटर है, इसलिए हमें इंडिकेटर मिलाने की जरूरत नहीं होती। जबकि मैंने एसिड बेस टाइट्रेशन में इसमें इंडिकेटर मिलाया था। मैंने क्या किया था, सोडियम कार्बोनेट और HCl के बीच, तो ऑक्जेलिक एसिड और NaOH के बीच किया था, तो मैंने वहाँ पर क्या मिला था, फिनोप्थलीन। और यदि सोडियम कार्बोनेट HCl के बीच करेंगे तो मेथिल ऑरेंज यूज करेंगे। यहाँ पर KMnO4 स्वयं सूचक है, सेल्फ इंडिकेटर है, क्योंकि ये रिएजेंट भी है और इंडिकेटर दोनों का काम कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं स्वयं सूचक या सेल्फ इंडिकेटर। तो चलिए, अब इसमें क्या करना है, पहले मैंने मानक विलयन बनाते समय भी H2SO4 मिलाया था, डायलूट H2SO4। अब एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए फिर से हम आधा टेस्ट ट्यूब डायलूट H2SO4 मिलाने जा रहे हैं। हाँ, यहाँ पर प्रिकॉशन ये रखना है कि इसमें डायलूट H2SO4 ही मिलाना है, डायलूट HNO3 या डायलूट HCl कदापि नहीं मिलाना है। क्यों नहीं मिलाना है, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, नीचे लिखा हुआ है, पढ़िएगा एनसीईआरटी में कि हम टाइट्रेशन में डायलूट HCl या डायलूट HNO3 का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग जवाब मिलेगा वहाँ से, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डायलूट HCl आधा टेस्ट ट्यूब क्या कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए इसमें मिला दे रहे हैं, ठीक है। ये मिला दिया। अब इसको हम क्या करने जाएंगे, टाइट्रेट करने जाएंगे। ये है आपका अननोन, ये क्या है, नोन। नोन की सहायता से अननोन की मोलरिटी और सांद्रता ज्ञात करना ही क्या कहलाता है, टाइट्रेशन। तो अब कैसे करना है इसको देखिए, मैंने क्या किया, अब थोड़ा सा इसको पास ला दूं, ठीक है, इसको नीचे झुका दूं, मैं नहीं दिखूं चलेगा, लेकिन ये दिखना चाहिए कलर इसका, ठीक है, कलर इसका दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका कोनिकल फ्लास्क, ये ब्यूरेट, मैंने बाएं हाथ से क्या किया, स्टॉपर को कंट्रोल किया और इसमें पहले फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, इसमें तेजी के साथ यानी एक ml ऐड करते जाएंगे, सेक करते जाएंगे। जब हमें अनुमान पता चल जाएगा कि ये जितने रीडिंग पर मतलब कितना वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा है, एंड पॉइंट पर ये पिंक कलर हो जाएगा, परमानेंट रुक जाएगा। उसके बाद हम जब रिपीट करेंगे तो उसको धीरे धीरे स्लोली ऐड करेंगे। तो पहले हम एक ml ऐड करेंगे तेजी के साथ और सेक करते जाएंगे, और देखिए पिंक कलर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है। हम नीचे देखेंगे इसको कि हमारा पिंक कलर कब कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। उसके बाद वो रीडिंग को नोट कर लेंगे। ये प्रक्रिया कब तक दोहराएंगे, जब तक ये सेम वॉल्यूम यानी एक पिंक कलर का आना एक ही वॉल्यूम पर 2 बार आ जाएगा तो वो कहलाता है कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग, वही एक्चुअल रीडिंग होती है एंड पॉइंट का, ठीक है। तो देखिए पिंक कलर आ रहा है और डिसअपीयर हो जा रहा है, आ रहा है, डिसअपीयर हो जा रहा है, और जैसे ही पिंक कलर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, तो वो हम नोट करेंगे और उसको फिर रिपीट करेंगे, दोहराएंगे, ठीक है। ये देखिए ये आपका पिंक कलर आ गया। अब इसको हम रीडिंग को पढ़ लेंगे तो हमारा रीडिंग आया है 9.1, 9.2 पर क्या हुआ, ये एंड पॉइंट आया है। और ये व्हाइट कलर बैकग्राउंड में ही एंड पॉइंट को लाइट पिंक देखेंगे, व्हाइट बैकग्राउंड कर लेते हैं और इसको देखिए, ये देखिए लाइट पिंक है, ये आपका एंड पॉइंट है। इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, इस टाइट्रेशन को फिर से रिपीट करेंगे। कब तक, जब तक ये वॉल्यूम जो वॉल्यूम आया है कांस्टेंट, 2 लगातार कांस्टेंट ना हो जाए, तो उसको बोलते हैं कॉन्करेंट रीडिंग, ठीक है। तो अब इसको हम क्या कर देते हैं, सिंक में फेंक देते हैं, थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं, ठीक है, वॉश कर लिया। अब इसको चाहे इनिशियल यही रहने दीजिए 0 या 9.2 रहने दीजिए, या इसको 0 कर लीजिए। तो बेहतर तरीका मेरे हिसाब से, मैं चाहता हूं कि 0 करने पर कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं हुआ कि मैंने इसको पहले वाला नोट नहीं किया था, ठीक है। तो आप इसको क्या कर लीजिए, फिर से 0 कर लीजिए, ठीक है। आप चाहे तो इसको 9.2 को इनिशियल मान सकते हैं, फिर फाइनल जो आएगा। तो दोनों तरीका है जो आप अपनाना चाहें, ठीक है। ये हो गया फिर से 0, ठीक है। अब 0 करने के बाद फिर से ये प्रक्रिया क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, पीपेट आउट करेंगे 10 ml। अब इसको रेंज नहीं करने की जरूरत है क्योंकि एक बार हो चुका है, और पीपेट आउट करेंगे इस तरह से 10 ml लेंगे और कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र वही प्रोसीजर, ट्रांसफ़र करने के बाद फिर से एसिड मिलाएंगे, डायलूट H2SO4, ठीक है।
कितना मिलाएंगे, लगभग आधा टेस्ट ट्यूब, ठीक है, आधा टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO4। क्यों मिलाते हैं, एसिडिक मीडियम अम्लीय माध्यम करने के लिए, क्योंकि अम्लीय माध्यम में ये रिडॉक्स टाइट्रेशन हो रहा है। फिर से क्या करेंगे, इसको टाइट्रेट करेंगे। अब 9 पॉइंट की जगह पर 9 जैसे ही आ जाएगा उस पर हम बूंद बूंद करके मिलाएंगे। पहली बार रफली हमने कर लिया कि कितना पर आ रहा है, अब दूसरी बार जब करेंगे तो जैसे ही 8 के आसपास आएगा फिर ड्रॉप ऐड करेंगे ताकि हमें एग्जैक्ट एंड पॉइंट मिले, ठीक है। तो अब हम पहले सीधे 1 से लेकर 8 तक बहुत तेजी से रैपिडली ऐड कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही हमारा 8 आएगा उस पर हम क्या कर देंगे, बहुत सतर्कता से, बहुत सावधानी से ऐड करेंगे, तब बूंद बूंद करके, ताकि एग्जैक्ट एंड पॉइंट हमें मिले, ठीक है। उससे कम भी हो सकता है, 9.2 से कम भी हो सकता है इस बार, क्योंकि हमें अनुभव हो गया। देखिए इस बार भी आ गया 9.2, संयोग है, आता नहीं है जल्दी, कम आ सकता है। देखिए अभी भी क्या आ गया, 9.2 आ गया। तो ये एंड पॉइंट हो गया एग्जैक्ट, यानी हमारा 2 रीडिंग सेम आ गया, 2 लगातार रीडिंग यदि सेम आ गया तो आपका एक्चुअल वैल्यूम होता है, ठीक है। अब इस वैल्यूम को ही हम लेके गणना आगे करेंगे। अच्छा, हम जब दिखाएंगे लिखते समय तो 3 रीडिंग दिखाते हैं, 2 कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, एक थोड़ा अधिक रहता है। तो पहला वाला आप 9.3 दिखा दीजिए और दूसरा और तीसरा 9.2 9.2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअल वैल्यूम 9.2 कंसीडर किया जाएगा, जिसको कॉन्करेंट रीडिंग कहते हैं। इस तरह से प्रोसीजर करते हैं। इस वैल्यूम को क्या कर लेते हैं, वहां पर क्या करते हैं, कहां पर कैलकुलेशन में यूज करेंगे 9.2 को, ठीक है। और तीसरी बार यदि दूसरी बार सेम नहीं आता तो हम तीसरी बार करते हैं, यदि तीसरी बार नहीं होता चौथी बार करते हैं, जब तक कि 2 लगातार वैल्यूम कांस्टेंट ना आ जाए। तो इस तरह से हम टाइट्रेशन के रीडिंग को या टाइट्रेशन के प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं लैब में। ये आप सबको करना चाहिए, यदि आपके पास लैब में सुविधा है तो कोशिश ये करना चाहिए कि अच्छा इसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन यानी किसी भी अननोन सोल्यूशन का सांद्रता, यानी सांद्रता क्या है, कितना ग्राम 1 लीटर में घुला है, या मोलरता 1 लीटर में कितने मोल्स घुले हैं, इसकी जानकारी हमें इस प्रोसीजर से पता चलता है। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंतर्गत आता है। मैं पहले वीडियो इसको बना चुका हूँ, इसके डिटेल आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो जैसे अभी एक प्रोजेक्ट आता है कि अमरूद गुआवा में पकते समय ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा बढ़ती जाती है, तो उसका प्रोजेक्ट में क्या कैसे पता चलता है कि उसमें ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा बढ़ती जाती है। तो आप टाइट्रेशन विधि से ही ये इस प्रोसीजर को वहाँ पर अप्लाई करते हैं कि गुआवा में यानी अमरूद में ऑक्जेलिक एसिड होता है और उसकी मात्रा पकने के साथ साथ बढ़ती जाती है, क्योंकि उसमें केमनोफोर की मात्रा, उसमें कंज्यूप्शन यानी उसकी जो केमनोफोर टाइट्रेट कर रहे हैं उसकी मात्रा उसमें बढ़ती जा रही है। पहले कच्चे का करेंगे, फिर थोड़ा आधा पके करेंगे, फिर पूरा पके करेंगे, तो उसमें जो केमनोफोर लग रहा है उसमें ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब कि उसमें ऑक्जेलिक एसिड ज़्यादा है। हालांकि हमने ये केमनोफोर वर्सेस मोहर साल्ट किया है, लेकिन ऑक्जेलिक एसिड वर्सेस केमनोफोर भी किया जा सकता है, लेकिन ऑक्जेलिक एसिड के लिए हॉट कंडीशन चाहिए, गर्म कंडीशन, ठीक है। तो वो भी प्रोसीजर सेम रहेगा, बस वो केवल गर्म कंडीशन में करते हैं, लगभग 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के रेंज में, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि वो काइनेटिकली रूम टेम्परेचर पर स्लो रेट से होता है, इसलिए उसकी केमिकल काइनेटिकली यानी काइनेटिकली रेट ऑफ बढ़ाने के लिए उसको हाई टेम्परेचर पर करते हैं, यानी स्पीड रेट रिएक्शन का रेट बढ़ाने के लिए उसको हाई टेम्परेचर पर करते हैं, ठीक है ना। लो टेम्परेचर बहुत धीमा रिएक्शन करता है तो बहुत समय लग जाता है, इसलिए उसको हाई टेम्परेचर पर करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका टाइट्रेशन करने का प्रोसीजर। कौन सा टाइट्रेशन किया, रिडॉक्स, किसके बीच, केमनोफोर वर्सेस मोहर साल्ट, या उल्टा कह लीजिए मोहर साल्ट वर्सेस केमनोफोर। तो इस तरह से आप टाइट्रेशन लैब में कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, यस। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।